गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर थ्री लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग क्या जानेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेन्स वेव थ्योरी। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को जानने से पहले हम थोड़ा सा क्लास 10th के टॉपिक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पर चलते हैं। क्लास 10th में ये बताया गया है कि किसी भी प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर जो लाइट इंसिडेंट होती है वो रिफ्लेक्ट होगी, और जब हम नॉर्मल बनाते हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के सेम होती है। ठीक है, तो दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा। अब हमको जानना है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेन्स वेव थ्योरी। तो हमने हाइगेन्स वेव थ्योरी के बारे में ये जाना है कि हाइगेन्स वेव थ्योरी में वेव फ्रंट होती है। तो वेव फ्रंट कैसे चलती है? वेव फ्रंट हमेशा प्रोपेगेशन ऑफ लाइट के परपेंडिकुलर चलती है। व्हाट इज दिस? दिस इज द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। दिस इज द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। तो ये प्रोपेगेशन ऑफ लाइट के परपेंडिकुलर हमारा वेव फ्रंट कंसीडर किया जाता है। तो ये वेव फ्रंट कहाँ तक चलेगा? देखिए, ये वेव फ्रंट आपका ऐसे ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है, और एक कंडीशन यहाँ आती है जहाँ पर हम एक वेव फ्रंट लेंगे AB। तो AB वेव फ्रंट का जो B पॉइंट है ये स्ट्राइक करता है किस पर? सरफेस XY के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर इंसिडेंट करता है। अच्छा, हमको ये जानना है कि ये AB का B पॉइंट तो स्ट्राइक कर रहा है, लेकिन A पॉइंट स्ट्राइक अभी नहीं कर रहा है। A को स्ट्राइक करने के लिए उसको C तक जाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये वाला वेव फ्रंट B पर हमारे इस सरफेस पर स्ट्राइक हो चुका है। तो होगा ये कि ये जो वेव फ्रंट AB है इसका A पॉइंट C तक जाने में कोई ना कोई टाइम लेगा। मान लिया एट एनी इंस्टेंट T, हम कोई एक टाइम ले रहे हैं। उस टाइम पर हमारा वेव फ्रंट का A पॉइंट C पर जाता है और स्ट्राइक करता है सरफेस को, और वेव फ्रंट का जो B पॉइंट है ये स्ट्राइक हो चुका है, ये पहले ही स्ट्राइक हो चुका है। तो क्या ये आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। तो ये B कहाँ पहुँचेगा? ये B पहुँचेगा D पर। B कहाँ पहुँचेगा? D पर। तो हम ये बड़े आराम से लिख सकते हैं कि AC इक्वल टू BD एट एनी इंस्टेंट point A of this wave front comes to the point C, and point B of the wave front AB comes to the point D, and new wave fronts formed after reflection. This is CD. ये CD हमको एक नया वेव फ्रंट मिला है जो आफ्टर रिफ्लेक्शन आफ्टर टाइम T हमको फाइंड आउट हुआ है।
तो अब हम एक काम करते हैं, इस पॉइंट बी पर एक नॉर्मल कंसीडर करते हैं और इस पॉइंट सी पर भी एक नॉर्मल कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहले हम इस एंगल आई के बारे में सोचते हैं, एंगल आर के बारे में सोचते हैं। वेयर इज एंगल आई फॉर्म एंड वेयर इज एंगल आर फॉर्म। बेटा नॉर्मल के साथ ये जो प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है ये एंगल आई फॉर्म करेगा, और नॉर्मल के साथ ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ये एंगल आर फॉर्म करेगा। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये एंगल आई है तो क्या ये एंगल आई होगा कि नहीं होगा? होगा। अब इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ये वाली लाइन देखिए, इसको हमने यहाँ बना दिया, इस वाली लाइन को, और फिर ये वाली लाइन देखिए, ये वाली लाइन जो ए पर मिल रही है, ठीक है। और ये नॉर्मल है, ये क्या है? नॉर्मल है। मैंने आपको बताया कि ये पूरा कितना है? 90 डिग्री है। और ये कितना है? आई है, ठीक है। अब थोड़ा सोच के ये बताइए कि ये जो सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है, ठीक है, ये बेटा इसके साथ आई बना रहा है। ये लाइन इसके साथ 90 डिग्री बना रही है, तो 90 डिग्री में अगर ये वाला एंगल माइनस कर देंगे तो हमें आई मिलेगा, ठीक है। अच्छा, ये वाली लाइन इसके साथ 90 डिग्री बना रही है, ये वाली लाइन इसके साथ 90 डिग्री बना रही है, तो ये दोनों 90 में अगर ये वाला एंगल माइनस कर देंगे तो हमें ये आई मिलेगा, है ना। तो ये समझाने के लिए था, लेकिन आप लोग जाने रहिए कि अगर ये आई है तो ये भी आई होगा। तो वैसे ही अगर ये एंगल आर है तो ये भी एंगल आपका आर होगा, इसको हमको जानना है, ठीक है। अब हमको ये सोचना है, इसको पहले आप लोग अच्छे से बना लीजिए। हाँ, तो अब ये चीज़ हमको मिल चुकी है। अब हम एक काम करते हैं, हम दो ट्रायंगल कंसीडर करते हैं और उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल आपका देखिए ए बी सी है, एंड ट्रायंगल डी बी सी, एंड ट्रायंगल डी बी सी, दूसरा ट्रायंगल डी बी सी है। हमें इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हम देखते हैं कि बी सी इक्वल टू बी सी कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में बी सी और बी सी कॉमन है। और दूसरी चीज, ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री है, तो हम लिख सकते हैं एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल बी डी सी ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। दो चीज़ें बराबर प्रूफ हो गई। और हमें एक चीज़ और लेना है, एक चीज़ हमें ये मिल गई, ए सी इक्वल टू बी डी, जो हम पहले ही ले चुके हैं। दिस इज गिवन, ये गिवन है, ठीक है।
तो जब किसी दो ट्रायंगल में 3 कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स अगर हम इक्वल प्रूफ कर देते हैं तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाते हैं? सो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल DBC के। किस रूल से? ये RHS रूल लगेगा, RHS रूल लगेगा, ठीक है, RHS। हाँ, तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने के बाद जो बचे हुए 3 पार्ट होते हैं वो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाते हैं। तो बचा हुआ पार्ट कौन सा है? ये आपका एंगल ABC, एंगल ABC ये आपका BCD के बराबर हो जाएगा, एंगल BCD के बराबर हो जाएगा। दिस इज एंगल I एंड दिस इज एंगल R। तो अभी मैंने आपको बताया था कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे दिस इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन on the basis of Huygens वेव थ्योरी। ठीक है, तो जैसे हमने प्रूफ किया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, वैसे ही लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी होता है। Now laws of refraction. Now laws of refraction on the basis of Huygens wave theory. तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अभी हमने जाना, तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में ही हम लोगों को जानना जरूरी है कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है क्या। साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये क्या है? ये दिस इज स्नेल्स लॉ, ये स्नेल्स लॉ है। तो हमने स्नेल्स लॉ को तो जाना, अब हम यही लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेंस वेव थ्योरी जानेंगे। तो इसमें भी देखिए वेव फ्रंट ये है, ये वेव फ्रंट हमारा ऐसे ऐसे चलता चला जाएगा और इस कंडीशन में ये वेव फ्रंट जब यहाँ पहुँच जाएगा तो हम ये देखेंगे कि वेव फ्रंट का जो पॉइंट B है वो स्ट्राइक कर रहा है किसको? इस सरफेस को स्ट्राइक कर रहा है, और इस सरफेस के ऊपर वाला मीडियम रेयर है और इस सरफेस के नीचे वाला मीडियम डेंसर है। और ये सरफेस कैसा है? ये ट्रांसपेरेंट है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। तो ये वेव फ्रंट यहाँ आने के बाद जब B पॉइंट पर स्ट्राइक करता है तो क्या ये आगे नहीं बढ़ेगा? क्या बढ़ेगा? तो होता ये है कि आफ्टर टाइम t ये जो लाइट है ये B से C तक पहुंचती है, और ये जो लाइट A से है ये पहुंचती है D तक। अब हम देख रहे हैं कि ये BC वाली लाइन छोटी है, AD वाली लाइन बड़ी है। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड या वेलोसिटी कम हो जाती है। तो जब यहाँ पर लाइट की वेलोसिटी जब हम दूसरे मीडियम में जाएंगे, मतलब डेंसर मीडियम में जाएंगे, तो हमारी वेलोसिटी कम हो जाएगी, और यहाँ पर वेलोसिटी
मैक्सिमम रहेगी मोर देन यहाँ की वेलोसिटी से रहेगी। तो अगर हम कंसीडर कर लें कि ये जो वेलोसिटी है ये v1 है, यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो v2 है लाइट की, ठीक है। तो टाइम तो दोनों में बराबर लग रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट t, किसी टाइम पर हमारा ये जो डिस्टेंस AD है, व्हाट इज दिस, ये CD क्या है, ये वेव फ्रंट आफ्टर रिफ्रैक्शन है। और व्हाट इज AB, वेव फ्रंट बिफोर रिफ्रैक्शन है, ठीक है। और इन दोनों वेव फ्रंट को बनने में जो बीच वाला जो टाइम है वो कितना है, t है। तो हम ये जानते हैं कि हमारा ये जो AD है ये किसके बराबर होगा, BC के बराबर होगा, ठीक। अब हम यहाँ पर एंगल I और एंगल R कंसीडर करेंगे कि वेयर एंगल I एंड R इज फॉर्म्ड। तो ये आपका एंगल I है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ ये इंसिडेंट लाइट एंगल I बनाएगी। तो पीछे वाले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वाले टॉपिक में अगर ये एंगल I था तो ये ऑटोमेटिक एंगल I बन जाता था, ठीक है। यहाँ पर ये एंगल R है, अगर ये एंगल R है तो ये भी आपका एंगल R बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये जाना कि I और R कैसे बनेंगे। अब हमें करना ये है कि हमें एक राइट ट्रायंगल ढूंढना है। इन राइट ट्रायंगल ABD, ये देखिए ABD राइट ट्रायंगल में साइन I की वैल्यू बताइए, साइन I की वैल्यू क्या होगी, साइन I की वैल्यू होगी ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, तो ये हो जाएगा AD अपॉन BD। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है। अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं। इन राइट ट्रायंगल BCD, इसमें हम साइन R की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। साइन R की वैल्यू क्या होगी, ये देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर BC हो जाएगा और हाइपोटेनस BD हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू BC अपॉन BD। ये इक्वेशन 2 मान लिया जाएगा। फिर हम लिखेंगे बट AD BC के इक्वल है। ये देखिए हमने पहले ही मान लिया है कि AD BC के इक्वल है। तो इसको देखिए, इसको देखिए, डिनोमिनेटर सेम है और जो न्यूमरेटर AD और BC है अलग अलग है, ये हमने इक्वल दिखा दिया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ये साइन I अपॉन साइन R, ये साइन I और साइन R सेम हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट साइन I इक्वल टू साइन R। हमने ये देखा कि साइन I और साइन R क्या होंगे, सेम होंगे। अब हमें ये दिखाना है कि साइन I और साइन R कांस्टेंट है, ठीक है।
तो हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो डिवाइड करने के बाद ही हमें पता लगेगा, ये रिलेशन अगर हमें निकालना है तो हम डिवाइड करके ही निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो ये हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू ए डी अपॉन बी डी अपॉन बी सी अपॉन बी डी। तो बी डी कट हो गया, है ना। तो दैट इज इक्वल टू बी डी कट हो गया, तो ये क्या मिला, ए डी अपॉन बी सी, ठीक है। तो व्हाट इज ए डी एंड व्हाट इज बी सी? ए डी इज द डिस्टेंस एंड बी डी इज ऑल्सो डिस्टेंस है। इफ V1 and V2 is the velocity, if V1 and V2 is the velocity, अब इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं। ये V1 और V2 किसकी वेलोसिटी है? इन रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। V1 और V2 जो वेलोसिटी है ये रेयर मीडियम में है और डेंसर मीडियम में वेलोसिटी है। तो AD डिस्टेंस है, डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो AD का जो स्पीड है वो V1 है और टाइम कितना लग रहा है, T। तो साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 मल्टीप्लाई T अपॉन V2 मल्टीप्लाई T। AD की वेलोसिटी V1 है, टाइम T लग रहा है। BC की वेलोसिटी V2 है, टाइम T लग रहा है। तो ये T से T कट हो जाएगा, ठीक है। तो V1 अपॉन V2 को हम लोग क्या मान सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। V1 और V2 को क्या मान सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हम लोग यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला हम लोग ये जानते हैं, ये क्या है, ये स्नेल्स लॉ। दिस इज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जाना कि हम हाइगन्स वेव थ्योरी से कैसे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को डिराइव करते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक, इसके आगे का जो टॉपिक है वो इंटरफेरेंस है। तो इंटरफेरेंस को जानने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि कोई भी 2 वेव्स जब उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, ठीक है, और वो एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो उनका एक रिजल्टेंट वेव कैसे मिलता है, रिजल्टेंट वेव हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये निकालने का तरीका हम लोग इंटरफेरेंस में सीखेंगे, ठीक है। थैंक यू।